कितना देती है? कितना देती है? कितना देती है? कितना देती है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो इंडिया में एक सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ये सवाल नासा के रॉकेट लॉन्च से लेकर आपके घर की नई गाड़ी के परचेज तक हर जगह गूंजता है, कितना देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी और उसकी लेजेंडरी फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज की। इंडिया में जब कोई भी गाड़ी खरीदने जाता है तो वो चाहे सेफ्टी पूछे ना पूछे, फीचर्स पूछे ना पूछे, लेकिन माइलेज का सवाल सबसे पहले आता है। और इस मामले में मारुति सुजुकी का रिकॉर्ड किसी मैजिक से कम है नहीं। चाहे वो स्विफ्ट हो, वैगनर हो या नई ग्रैंड विटारा हो और इवन बड़ी गाड़ियां जैसे आर्टिगा हो, ये गाड़ियां अपने सेगमेंट में हमेशा सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होती है। तो क्या मारुति के इंजीनियर्स के पास कोई ऐसा सीक्रेट मैजिक है या फिर ये सिर्फ गाड़ी को हल्का बनाने का नतीजा है? आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे मैकेनिकल इंजीनियर के उन कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो एक ड्रॉप पेट्रोल से मैक्सिमम एनर्जी निचोड़ते हैं। हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, मटेरियल साइंस की, ट्राइबोलॉजी की और एरोडायनेमिक्स की। और हम समझेंगे कि कैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फ्रिक्शन को कम करके और मॉलिक्यूलर लेवल पर कंबस्शन को ऑप्टिमाइज करके मारुति ने ये डोमिनेंस हासिल कैसे की। तो चलिए शुरू करते हैं और डीकोड करते हैं कितना देती है के पीछे की असली इंजीनियरिंग रियलिटी। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि माइलेज कोई एक सिंगल कंपोनेंट का खेल नहीं। ऐसा नहीं है कि मारुति ने इंजन में कोई मैजिक चिप लगा दी और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। ये एक सिस्टम इंजीनियरिंग का रिजल्ट है। इमेजिन कीजिए आपको एक मैराथन दौड़नी है। अगर मैं आपको भारी मिलिट्री बूट्स पहना दूं, आपकी पीठ पर 20 किलो का बैग पैक रख दूं और रास्ते में कीचड़ भर दूं, तो आप कितनी दूर भाग पाओगे? तालियां और दोगे मुझे। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? वहीं अगर मैं आपको लाइट रनिंग शूज दूं, बैग पैक हटा दूं और एक स्मूथ सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ने को कहूं तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मारुति सुजुकी की इंजीनियरिंग फिलॉसफी बिल्कुल इसी रनिंग शू कॉन्सेप्ट पर काम करती है। इस फिलॉसफी का सबसे बड़ा पिलर है वेट रिडक्शन यानी वजन कम करना। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सिर्फ हल्का लोहा लगाने की बात नहीं। यहाँ बात हो रही है एडवांस मेटलर्जी। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, किरिश का सुनने का गाना, सॉरी ये नहीं कहता, मतलब वो कहता है F इज इक्वल टू ma यानी फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसका सीधा मतलब है कि गाड़ी का मास जितना कम होगा उसको एक्सेलरेट करने के लिए उतने ही कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सिटी ड्राइविंग में जहां हम बार बार रुकते हैं और चलते हैं, वहां गाड़ी का वजन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मारुति सुजुकी ने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए डेवलप किया अपना रेवोल्यूशनरी हार्ड-टेक प्लेटफॉर्म। आप सोचेंगे कि ये हार्ड-टेक प्लेटफॉर्म क्या भला है? दोस्तों, पुरानी गाड़ियां बनती थी थिन माइल्ड स्टील से जो हैवी होता था और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मोटी शीट यूज करनी पड़ती थी। लेकिन हार्ड-टेक प्लेटफॉर्म में मारुति ने यूज किया अल्ट्रा हाई टेंसाइल स्टील और एडवांस हाई टेंसाइल स्टील यानी कि UHTS एंड AHTS। इंजीनियरिंग भाषा में समझो तो माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ 250 MPa होती है, जबकि UHSS की स्ट्रेंथ 980 MPa तक जा सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक पतली शीट भी UHSS की यूज करें तो वो मोटी माइल्ड स्टील से ज्यादा लोड उठा सकती है। इस मटेरियल साइंस के इनोवेशन की वजह से मारुति अपनी गाड़ियों का चैसी वेट ड्रास्टिकली कम कर पाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए प्लेटफॉर्म ने पुराने मॉडल्स के मुकाबले 30 किलो से लेकर 100 किलो तक का वजन कम किया है। सोचिए 100 किलोग्राम कम होने का मतलब है कि आपकी गाड़ी में हमेशा 2 एडल्ट कम बैठे हैं, 2 बंदे कम बैठे हैं भाई 50-50 किलो। जब इंजन को 100 किलो कम खींचना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल कम लगेगा। लेकिन हार्ड-टेक सिर्फ मटेरियल का खेल नहीं है, ये ज्योमेट्री का भी खेल है। इस प्लेटफॉर्म में कंटीन्यूअस फ्रेम डिजाइन यूज किया गया है। पहले गाड़ियों की चैसिस में अलग अलग टुकड़े वेल्ड किए जाते थे जहां जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट लगाना पड़ता था जिससे वजन बढ़ता था। हार्ड-टेक में स्मूथ कंटीन्यूअस कर्व हैं जो इंपैक्ट एनर्जी को पूरे चैसी में डिस्पर्स कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक सीधी लकड़ी जल्दी टूट जाती है, लेकिन अगर आप उसे कर्व दे देते हैं तो वो ज्यादा लोड सह सकती है। इस डिजाइन ने मारुति को अलाउ किया कि वो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी बढ़ाते हुए भी वजन कम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ वजन कम करना ही काफी नहीं, असली मैजिक होता है इंजन के अंदर जहां पेट्रोल जलकर पावर में कन्वर्ट होता है। यहाँ एंट्री होती है मारुति के लेजेंडरी K सीरीज इंजन की, जैसे K10, K12, K15 और अब नए Z सीरीज इंजन की। K10 तो सबने सुना है ना, वो इंजन का ही वेरिएंट है, तभी उस गाड़ी का नाम K10 पड़ा है, ऑल्टो K10। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक कांसेप्ट होता है थर्मल एफिशिएंसी। इसका सिंपल मतलब है कि अगर आपने 100 रुपए का पेट्रोल जलाया तो उसमें से कितने रुपए की पावर गाड़ी के पहिए तक पहुंची और कितनी हीट बनकर रेडिएटर या फिर एग्जॉस्ट में बर्बाद हुई। एक टिपिकल पेट्रोल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी 30 से 35% होती है, लेकिन मारुति के नए इंजन खास करके Z12E 40% थर्मल एफिशिएंसी टारगेट करते हैं। ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इंटरनल कंबस्टन इंजन की दुनिया में 40% एफिशिएंसी एक जबरदस्त चीज है भाई। इस एफिशिएंसी को हासिल करने के लिए मारुति ने 3 बड़े जुगाड़ किए हैं या फिर टेक्निकली कहें तो इनोवेशंस किए हैं। हाई कंप्रेशन रेशियो, ड्यूअल जेट टेक्नोलॉजी और कूल्ड EGR। अरे कहना क्या चाहते हो? सबसे पहले बात करते हैं ड्यूअल जेट टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल इंजन्स में हर सिलेंडर के लिए एक फ्यूल इंजेक्टर होता है, लेकिन मारुति के ड्यूअल जेट में, जैसे मैंने नाम से ही बता दिया, हर सिलेंडर में 2 फ्यूल इंजेक्टर होते हैं। अब आप सोचेंगे कि 2 इंजेक्टर मतलब दुगना पेट्रोल? बिल्कुल नहीं ब्रदर। यहाँ एम पेट्रोल ज्यादा देना नहीं, बल्कि पेट्रोल को बेहतर तरीके से देना है। जब एक सिंगल बड़ा इंजेक्टर फ्यूल स्प्रे
करता है तो बूंदें थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन जब वही फ्यूल दो छोटे छोटे इजेक्टर से स्प्रे किया जाता है तो ड्रॉपलेट बहुत बारीक बनती है। इंजीनियरिंग में हम इसे एटोमाइजेशन कहते हैं। जितनी छोटी ड्रॉपलेट होगी उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उतना ही ज्यादा होगा और वो उतनी ही जल्दी वेपोराइज होकर हवा के साथ मिक्स होगी। इसका फायदा ये होता है कि सिलेंडर के अंदर कंबस्शन कंप्लीट तरीके से होता है। एक भी मॉलिक्यूल पेट्रोल का बिना जले एग्जॉस्ट में नहीं जाता। साथ ही ये इजेक्टर्स इनटेक वाल्व्स के पीछे टारगेट किए जाते हैं। जब ठंडा पेट्रोल गर्म इनटेक वाल्व पर गिरता है तो वो वाल्व को ठंडा करता है और खुद तुरंत वेपोराइज हो जाता है। इस इफेक्ट को चार्ज कूलिंग कहते हैं, जो इंजन को नॉकिंग से बचाता है और इंजीनियरिंग को कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने की आजादी देता है। अब बात आती है कंप्रेशन रेशियो की। थर्मोडायनेमिक्स का ऑटो साइकिल कहता है कि एफिशिएंसी डायरेक्टली कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करती है। सिंपल भाषा में पिस्टन हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को जितना ज्यादा दबाएगा ब्लास्ट होने से पहले उतना ही ज्यादा पावर मिलेगी। नॉर्मल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 9:1 या फिर 10:1 होता है। मारुति के सीरीज ड्यूल जेट इंजन में ये 11.5:1 या फिर उससे भी ज्यादा होता है। इतना हाई कंप्रेशन रेशियो यूजुअली नॉकिंग पैदा करता है, लेकिन ड्यूल जेट की कूलिंग और प्रिसाइज टाइमिंग की वजह से मारुति इसे कंट्रोल कर लेती है। नतीजा, हर ड्रॉप पेट्रोल से ज्यादा एनर्जी निकलती है। तीसरा इनोवेशन है कूल्ड एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। इसमें इंजन के एग्जॉस्ट गैस का कुछ हिस्सा वापस इनटेक में भेजा जाता है, लेकिन ठंडा करके। ये इनर्ट गैस कंबस्शन टेम्परेचर को कंट्रोल करती है और पंपिंग लॉसेस को कम करती है। पंपिंग लॉस वो एनर्जी होती है जो इंजन हवा खींचने में खर्च करता है। ईजीआर की वजह से इंजन को सांस लेने में आसानी होती है और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जितने अच्छे से हवा अंदर आ रही है उतना ज्यादा फ्यूल बर्न होगा, क्योंकि फ्यूल को बर्न होने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। दोस्तों, हमने अभी बात की इंजन टेक्नोलॉजी की, हाई कंप्रेशन रेशियो की और माइक्रो लेवल फ्यूल एटोमाइजेशन की। लेकिन एक बात सोचिए, ये सारी थ्योरीज, चाहे वो 11.5:1 का कंप्रेशन रेशियो हो या फिर पिस्टन और सिलेंडर के बीच का गैप, ये सब पेपर पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रियलिटी में इन्हें अचीव करने के लिए चाहिए होती है एक्सट्रीम प्रिसिशन। अगर पिस्टन और सिलेंडर के बीच का गैप कुछ माइक्रोन्स भी गलत हुआ तो या तो इंजन सीज हो जाएगा या कंप्रेशन लीक हो जाएगा। एक बाल की मोटाई करीब 50 से 70 माइक्रोन्स होती है और इंजन के अंदर के टॉलरेंस 20 माइक्रोन से भी कम होते हैं। ऐसी प्रिसिशन हाथ से नहीं आ सकती, इसके लिए चाहिए होती है एडवांस मशीन। इसी प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग को समझने के लिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने के लिए आपको जरूरत है सही गाइडेंस की। अगर आप भी चाहते हैं कि आप डिजाइन और सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में अपना करियर बनाएं और सीखें कि कैसे रॉ मटेरियल को माइक्रोन्स की एक्यूरेसी के साथ मशीनिंग करके हाई परफॉर्मेंस पार्ट में बदला जाता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैकवेदा का सीएनसी टर्निंग कोर्स। आप मैकवेदा.com पर जाकर इस कोर्स को चेक कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग, टूलिंग और मशीन पैरामीटर्स की डीप प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। जैसे मारुति अपने इंजन में हर माइक्रोन को ऑप्टिमाइज करता है एफिशिएंसी के लिए, वैसे ही आपको अपनी स्किल को ऑप्टिमाइज करना होगा करियर ग्रोथ के लिए। सीएनसी मशीनिंग आज की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बैकबोन है, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, एरोस्पेस हो या फिर मेडिकल डिवाइसेस हो। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और मैकवेदा.com पर आज ही विजिट कीजिए और बनिए एक स्किल्ड इंजीनियर। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हमने इंजन के पावर जनरेशन की बात तो कर ली, लेकिन पावर जनरेट करना एक चीज है और उसे पहिए तक पहुंचाना दूसरी। इस प्रोसेस में सबसे बड़ा दुश्मन है फ्रिक्शन यानी रगड़। मारुति सुजुकी ने फ्रिक्शन के खिलाफ एक माइक्रोस्कोपिक वॉर छेड़ रखी है, जिसे हम टेक्निकल टर्म में ट्राइबोलॉजी कहते हैं। आपने नोट किया होगा कि पुरानी गाड़ियां 20W40 या फिर 5W30 इंजन ऑयल यूज करती थी, लेकिन मारुति की नई गाड़ियां जैसे बलिनो, स्विफ्ट या फिर ग्रैंड विटारा अब 0W16 ग्रेड ऑयल यूज करती है। बिल्कुल पतला ऑयल। दोस्तों, 0W16 ग्रेड ऑयल पानी जैसा पतला होता है। एक गाढ़ा तेल इंजन के पार्ट्स को घूमने से रोकता है, पर पतला तेल यूज करने से हाइड्रोडायनेमिक ड्रैग कम हो जाता है, जिससे इंजन फ्री घूमता है और फ्यूल इकोनॉमी में सीधा 2 से 3% का फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, इतना पतला ऑयल यूज करने के लिए इंजन के पार्ट्स की मशीनिंग क्वालिटी वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। अगर बैरिंग्स के बीच गैप ज्यादा हुआ तो पतला ऑयल वहां टिकेगा ही नहीं और मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट हो जाएगा। यहाँ मारुति की मैन्युफैक्चरिंग पावर्स दिखती है। इसके अलावा मारुति पिस्टन पर एंटी फ्रिक्शन कोटिंग करती है। जब पिस्टन सिलेंडर में ऊपर नीचे होता है तो ये कोटिंग एक दूसरे पर फिसलती है, फ्रिक्शन को ड्रास्टिकली लेवल पर कम करती है। ये कोटिंग खासकर तब काम करती है जब आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं और ऑयल अभी हर जगह पहुंचा नहीं होता है, तो ऑयल तो वहां पे है नहीं, फ्रिक्शन होगी, तो वहां पे कोटिंग काम करती है। एक और जीनियस इंजीनियरिंग ट्रिक जो मारुति यूज करती है वो है ऑफसेट क्रैंकशाफ्ट। कोशिश करो समझने की। नॉर्मल इंजन में क्रैंकशाफ्ट सिलेंडर के बिल्कुल नीचे सेंटर में होती है। जब ब्लास्ट होता है और पिस्टन नीचे आता है तो कनेक्टिंग रोड टेढ़ी होकर पिस्टन को दीवार की तरफ धकेलती है, इससे फ्रिक्शन पैदा होता है। मारुति के इंजीनियर्स ने क्रैंकशाफ्ट को थोड़ा सा साइड में खिसका दिया। इससे हुआ क्या, जब पावर स्ट्रोक होता है तो कनेक्टिंग रोड सीधी रहती है, इससे पिस्टन सिलेंडर की दीवार पर कम रगड़ता है, फ्रिक्शन कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। जितनी रगड़ कम उतनी एफिशिएंसी ज्यादा। ये सुनने में छोटी चीजें लगती है, लेकिन जब पिस्टन 1 मिनट में हजारों बार ऊपर नीचे होता है तो ये छोटा सा चेंज बड़ा
डिफरेंस क्रिएट करता है। सिलेंडर के अंदर की दीवारों को भी स्मूथ नहीं छोड़ा जाता, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्रॉस हैच पैटर्न में होनिंग की जाती है। ये पैटर्न माइक्रोस्कोपिक वैलीज बनता है जो ऑयल को पकड़ कर रखती है। इससे सिलेंडर की दीवार पर हमेशा ऑयल की एक फिल्म बनी रहती है, भले ही पिस्टन रिंग कितना भी प्रेशर लगाए। इसे प्लेटियो होनिंग कहते हैं, जहां पीक्स को काट दिया जाता है ताकि सरफेस स्मूथ रहे लेकिन वैलीज में ऑयल रहे। अब बात करते हैं गाड़ी की बाहर की दुनिया की, एरोडायनेमिक्स और रोलिंग रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा कि मारुति की गाड़ियां जैसे वैगनर या फिर स्विफ्ट अक्सर कॉम्पिटिटर के मुकाबले थोड़े पतले टायर्स के साथ आती है। लोग इसे कॉस्ट कटिंग कहते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये माइलेज का बूस्टर है। एक चौड़ा टायर सड़क के साथ ज्यादा कॉन्टैक्ट बनाता है जिससे फ्रिक्शन बढ़ता है, इससे रोलिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। जब टायर घूमता है तो रबड़ दबता है और फिर वापस अपनी शेप में आता है। इस प्रोसेस में एनर्जी हीट बनकर वेस्ट होती है। पतला टायर कम दबता है, कम हीट जनरेट करता है और आसानी से रोल करता है। रिसर्च बताती है कि लो रोलिंग रेजिस्टेंट टायर फ्यूल इकोनॉमी को 5 से 10% तक अफेक्ट कर सकते हैं। साथ ही पतले टायर्स और छोटे व्हील्स का वजन कम होता है। एक हल्का पहिया घुमाना इंजन के लिए ज्यादा आसान है। अब सवाल उठता है द इंडस्ट्री रियलिटी, अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो बाकी कंपनीज क्यों नहीं करती? मुझे पता है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या महिंद्रा को नहीं पता? थार बनाते टाइम वो भी तो यूज कर सकते हैं ना, हजारों का तेल खाती है वो। या फिर क्या मारुति कुछ छुपा रही है? दोस्तों, इंजीनियरिंग हमेशा ट्रेड ऑफ का खेल होता है, एक चीज है तो एक चीज नहीं। आप एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज कम होगी। मारुति ने फोकस किया लाइट वेटिंग पर, इसका असर सेफ्टी रेटिंग पर दिखता है। ग्लोबल NCAP में मारुति की कई गाड़ियों को कम स्टार मिले। जब आप हाई टेंसाइल स्टील यूज करते हैं लेकिन शीट की मोटाई कम रखते हैं वेट बचाने के लिए, तो गाड़ी का स्ट्रक्चर क्रैश एनर्जी को एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन सर्वाइवल सेल का डिफॉर्मेशन रिस्क बढ़ जाता है, हाई स्पीड इंपैक्ट में खास करके। टाटा या महिंद्रा की गाड़ियां हैवी होती हैं, उनका शीट मेटल थिक होता है जो उन्हें टैंक लाइक फील और बेटर सेफ्टी रेटिंग देता है, लेकिन इसका सीधा असर माइलेज पर पड़ता है। मारुति ने इंडियन मार्केट को रीड करा, उन्हें पता है कि एवरेज इंडियन कंज्यूमर के लिए रनिंग कॉस्ट सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी इंजीनियरिंग चैसी डिजाइन से लेकर ऑयल विस्कोसिटी तक सिर्फ एक गोल पर लगा दी, एफिशिएंसी। कंपेयर करें अगर हम टाटा से, टियागो से, तो टियागो का वेट स्विफ्ट के करीब 150 से 175 किलोग्राम ज्यादा है। टियागो का इंजन भी 1.2 लीटर ही है, लेकिन उसमें कास्ट आयरन ब्लॉक का यूज होता था पहले और बॉडी हैवी है। इस वजह से टियागो हाईवे पर स्टेबल फील होती है लेकिन सिटी माइलेज में मारुति से पीछे रह जाती है। मारुति का 1.5 लीटर के सीरीज इंजन एल्यूमिनियम ब्लॉक यूज करता है जो हल्का है और जल्दी गर्म होता है, जिससे कोल्ड स्टार्ट एफिशिएंसी बेहतर होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई पूछे कि मारुति की गाड़ियां इतना क्यों देती है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ये कोई जादू नहीं है, ये नतीजा है हार्ड टेक प्लेटफॉर्म के लाइट वेट आर्किटेक्चर का, ड्यूअल जेट इंजन की सुपीरियर कंबस्शन केमिस्ट्री का, 0W16 ऑयल की लो फ्रिक्शन ट्राइबोलॉजी जैसे टेक्निक का। लेकिन हाँ, इसमें सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी का ट्रेड ऑफ जरूर है और ये फैसला कंज्यूमर का है कि वो किस पैरामीटर को प्रायोरिटी देता है। लेकिन इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मारुति का एफिशिएंसी मॉडल एक केस स्टडी है कि कैसे रिसोर्स कंस्ट्रेंड मार्केट के लिए प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है। उम्मीद है आपको ये डीप डाइव पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा कितना देती है पूछते रहते हैं। और हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग में सीरियस हैं और CNC मशीनिंग की प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना चाहते हैं तो macvida.com को चेकआउट करना ना भूलें। वहां हमने मैन्युफैक्चरिंग को उतनी डिटेल में कवर किया है जितना आज हमने माइलेज को किया। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इंजीनियरिंग मार्वल को डिकोड करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।